जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखिए, हम लोग पूरी कहानी के जैसा पढ़ेंगे और आप पूरे वीडियो को वॉच कर लेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सीधा दिमाग में आ जाएगा, सीधा दिमाग में आ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। मैं उस टाइप से कहानी पूर्वक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आता हूं टॉपिक पे। मौर्य साम्राज्य, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त जब मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे, तो मैं बताता हूं कि किसे हरा कर किए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर और मौर्य साम्राज्य का स्थापना की। अब सवाल उठता है कि घनानंद कौन है? देखिए, मैं जब मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ाया था तो मैं उसे बताया था कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे, और घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद घनानंद क्या है कि हार गया, और हारने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। जिसका मदद किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने जब युद्ध किए थे घनानंद से, तो उनका मदद किसने किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मदद जो है वह किए थे चाणक्य ने। चाणक्य ने उनका मदद किए, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के वह प्रधानमंत्री भी रहे। चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन गद्दी पे बैठे तो उनका प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? तो चाणक्य। उनका एक किताब भी लिखा गया चाणक्य का, अर्थशास्त्र, जो कि बहुत से एग्जाम में पूछता है, बहुत से एग्जाम में देखने को मिलता है कि अर्थशास्त्र किस लेखक का पुस्तक है, मतलब कि अर्थशास्त्र किसने लिखे हैं? तो याद रहेगा आपको, चाणक्य ने। देखिए, चाणक्य क्या है, बहुत मास्टर माइंड आदमी थे। चाणक्य जो थे बहुत मास्टर माइंड आदमी थे, ठीक है। तो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध का मतलब कि ये किए, युद्ध का बारे में सभी राय देते थे, ठीक है, जिनके कारण चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह युद्ध जीते। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना अंतिम समय सरवन बेला नामक स्थान में बिताया, चूंकि वहीं पे उनका मृत्यु होता। उनके बाद क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध होता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। उसके बाद उनके पुत्री से उन्होंने विवाह कर लेता है, ठीक है, उनके पुत्री से विवाह कर लेता है। और विवाह करने के बाद यह शर्त होता है कि अगर मैं जीतूंगा तो 4 प्रांत उन्हें दिया जाता है, जो 4 प्रांत उन्हें दिया जाता है, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे लिख कर एक्सप्लेन करता हूं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस क्या बोला था? सेंड्रोकोटस किसने कहा था? सेंड्रोकोटस तो जस्टिन ने किया था। किसने किया था? कहा था तो जस्टिन ने। और जब जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को, तो विलियम्स हार्वे ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया। विलियम्स हार्वे नहीं, विलियम्स जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने
विलियम्स जोन्स ने इसकी पहचान कराई थी चंद्रगुप्त मौर्य को कि जस्टिनेस सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए फिर देखिए फिर क्या, चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, याद रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है, विष्णुगुप्त भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था, तो घनानंद का। घनानंद कौन थे, नंद वंश का अंतिम शासक। तो घनानंद को हराने के बाद इन्होंने, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे कब बैठा, तो मौर्य साम्राज्य की इन्होंने गद्दी पे बैठा। ठीक है, गद्दी पर कब बैठा, तो गद्दी पर उन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में बैठे। कब बैठे, 322 ईस्वी पूर्व में बैठे। और जैन धर्म जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह 322 ईस्वी में गद्दी पे बैठे और उन्होंने जैन धर्म के अनुयायी थे। किनका अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे, जो कि जैन धर्म का दीक्षा जो है किससे लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो भद्रबाहु, गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने लिए थे। किससे लिए थे, तो गुरु भद्रबाहु से, याद रहेगा, किनसे लिए थे, गुरु भद्रबाहु से लिए थे। ठीक है, चलिए बढ़े आगे हम, चलिए फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में युद्ध हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और किसमें, तो सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं यहां युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। ठीक है, निकेटर के बीच में युद्ध हो जाता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हो जाता है। और जब युद्ध होता है तो यह संधि किया जाता है कि जब युद्ध होगा तो उनकी बेटी जो है विलियम्स सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी है उससे चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह होगी। और विवाह होने के बाद उन्हें 4 प्रांत दिया जाएगा। ठीक है, तो जो सेल्यूकस निकेटर को जब 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, कब हराया, तो याद रहेगा 305 ईस्वी में। ठीक है, 305 ईस्वी में जब हराया, तो 305 ईस्वी में हराने के बाद उनकी पुत्री से, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का क्या नाम था, तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी का क्या नाम था, देखिए सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी था उसका नाम था, बेटी को क्या नाम था, तो कार्नेलिया। ठीक है, याद रहेगा, क्या नाम था, कार्नेलिया। और जब कार्नेलिया से शादी हुआ युद्ध संधि के अनुसार, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत जो है वह 4 प्रांत इसे युद्ध संधि के अनुसार मिलता है। ठीक है, वह 4 प्रांत कौन कौन सा है, तो देखिए 4 प्रांत कौन कौन सा है, पहला है काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा हेरात, और चौथा क्या है, मकरान। ठीक है, मकरान। तो ये 4 प्रांत उन्हें युद्ध संधि के अनुसार दिया गया। ठीक है, याद रहेगा, 4 प्रांत युद्ध संधि के अनुसार दिया गया। इतना समझ में आ रहा है या फिर इतना हम लोग रिवीजन कर ले, चलिए इतना हम रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोग का भी क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। कभी भी क्वेश्चन पूछे, देखिए गौर से देखिएगा एकदम, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्लियर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ। कब हुआ, 345 ईस्वी पूर्व में हुआ। अब आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने
चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य किस नामों से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त। याद रखेंगे, विष्णुगुप्त के नाम से भी चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे कब बैठे? चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठे 322 ईस्वी में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? प्रधानमंत्री तो चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। चाणक्य थे तो जिनकी किताब भी लिखा गया है क्या? अर्थशास्त्र। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र। ठीक है, क्योंकि बहुत बार जो अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे रेलवे एसएससी वगैरह का, तो देखेंगे कि बहुत सा क्वेश्चन में आता है, पुस्तक और लेखक से भी आता है, लेकिन अर्थशास्त्र ये भी आता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखे थे? चाणक्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सा है? तो अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंध था। किससे संबंध था? तो राजनीति से संबंध था। तो याद रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे, जिन्होंने युद्ध में मदद भी की। अब आएगा अगर क्वेश्चन कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और सैल्यूकस निकेटर में, चंद्रगुप्त मौर्य और सैल्यूकस निकेटर में युद्ध हुआ था, तो उसमें 4 संधि का जो समझौता हुआ था, निम्नलिखित में से किन्हीं एक संधि का उत्तर दें। ठीक है, और ये 4 संधि में आपको दे दिया जाएगा काबुल, गंधार, हेरात, मकरान। तो आप इस 4 में जो भी ऑप्शन रहेगा आप ऑप्शन वहां पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। देखिए, अगर इसके याद करें तो 100 ट्रिक से भी याद हो सकती है। का से काबुल, का से कंधार, याद रखिएगा, का से काबुल, का से कंधार। ठीक है, और फिर हेरात, मकरान। ठीक है, याद रहेगा। और जब ये भी आएगा सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? अगर क्वेश्चन ऐसे भी आए कि सेल्यूकस निकेटर का पुत्री का क्या नाम था जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? तो कार्नेलिया। ठीक है, क्या नाम था? कार्नेलिया। याद रहेगा। चलिए बढ़े आगे हम। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा कुछ हमें यहाँ मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड छोटा होने के कारण एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। फिर देखिए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य में एंट्री होता है किसका? मेघास्थनीज का। किसका एंट्री होता है? तो मेघास्थनीज का। ठीक है, किसका एंट्री होता है? मेघास्थनीज का। अब सवाल उठता है कि मेघास्थनीज था कौन? तो देखिए, मेघास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेघास्थनीज था। और मेघास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य को दरबार में रहने, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में रहने लगा और रहता था। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मेघास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो मेघास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? तो इंडिका। क्योंकि देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत सा प्रैक्टिस सेटों में मैंने भी देखा और बहुत सा एग्जाम का क्वेश्चन बैंक भी देखा है कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? याद रहेगा आप लोगों का। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेघास्थनीज। मेघास्थनीज किनके दरबार में रहते थे? रिवीजन कर लीजिए। मेघास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेघास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। उसके बाद मेघास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? इंडिका। याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, फिर क्या आता है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मेघास्थनीज के अनुसार
सम्राट जब जनता के बीच आते थे तो शोभा यात्रा निकाला जाता था। मेघा सीरीज के अनुसार जब सम्राट जनता के बीच आते थे तो शोभा यात्रा निकाला जाता था। और शोभा यात्रा में क्या क्या रहता था पता है? शोभा यात्रा में जब उनका बहुत से सैनिक ऐसे होते थे कि उनका सोने चांदी से गढ़ा हुआ हाथी को सोने चांदी से सजा दिया जाता था और उनके ऊपर बैठ के यात्रा निकाला जाता था। और पेड़ का भी यात्रा होता था कि बहुत से सैनिक क्या है कि पेड़ को लेकर चलते थे और उसमें तोता रहता था जो कि सम्राट के चारों तरफ, माथा के चारों तरफ गोल गोल घूमते थे। तोता के तो पैरोट, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में पैरोट कहते थे। सम्राट के माथा के आगे पीछे घूमते थे, गोल गोल घूमते थे। और पेड़ जो लेकर जाया करता था सैनिक, जो पेड़ लेकर चलते थे सम्राट के आगे पीछे, उन पे तोतों का झुंड रहता था। जब सम्राट निकलते थे, मेघा सीरीज के द्वारा यह बताया गया है कि जब सम्राट निकलते थे तो शोभा यात्रा निकलता था। ठीक है। और सम्राट जब खाना खाते थे तो उनके खाना खाने से पहले उनके खाना को खास नौकर चखते थे। उनके खाना को खास नौकर चखते थे कि कहीं खाना में कुछ तो है नहीं। ठीक है। तो खास नौकर चखने के बाद वह खाना को खाते थे सम्राट। और सम्राट का एक आदत और था कि वो लगातार एक ही कमरा में 2 दिन नहीं सोते थे। वह लगातार एक ही कमरा में 2 दिन नहीं सोते थे, हमेशा वह कमरा चेंज करके सोते थे। ठीक है। चलिए बढ़े आगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां होती है? तो हमने बताया अभी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सरवनबेलगोला में हो जाती है। कहां होती है? सरवनबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। और कैसे होती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वह उपवास रखने से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास रखने से होती है। और कहां हुई थी? तो सरवनबेलगोला में। ठीक है। सरवनबेलगोला में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा। कब हुई थी? तो 298 ईस्वी पूर्व। मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, याद रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां हुई थी? तो सरवनबेलगोला में। याद रहेगा, चूंकि जब भी क्वेश्चन पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपवास रखने के दौरान हुई थी। कहां हुई थी? कब हुई थी? तो हुई थी सरवनबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में। इतना याद रहेगा आपको। चलिए, यहां तक क्लियर है पूरा? चंद्रगुप्त मौर्य से इतना दूर क्लियर है? बढ़े आगे हम। अब देखिए, अब एंट्री होता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा बोले या उत्तराधिकारी बिंदुसार की। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का, यहां मैं मिटा देता हूं, है ना, तो आप लोग को आसान होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? क्योंकि पूछता है ऐसा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। कौन था? तो बिंदुसार। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी के हैं या बेटा के हैं? बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक। ठीक है, अशोक। ठीक है, जो हम लोग अभी बिंदुसार के बारे में पूरा पढ़ेंगे और अशोक के बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 है। ठीक है, याद रखेंगे। ये मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पूरा पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिए, अभी बिंदुसार के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जब पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग, तो पार्ट 2 में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार बताएंगे तो अशोक क्या है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो अशोक के बारे में तो
बहुत ज्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, और ज्यादा लंबा जाने से क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना बोर हो जाते हैं, ठीक है, और वीडियो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो अभी मैं बिंदुसार के बारे में पढ़ूंगा, उसके बाद जब मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा तो अशोक के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन थे, तो बिंदुसार, ठीक। बढ़े आगे, चलिए, ठीक है। देखिए बिंदुसार गद्दी पे कब बैठे? तो बिंदुसार गद्दी पे बैठे 298 ईस्वी पूर्व में। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई 298 ईस्वी में, तो उनका उत्तराधिकारी बोले, अब बेटा, जब इनकी मृत्यु के बाद गद्दी इन्होंने संभाली बिंदुसार ने गद्दी संभाली। कब? 298 ईस्वी में तुरंत संभाले, ठीक है। और बिंदुसार को अमित्र धात भी कहा जाता था। अगर अमित्र धात कहे तो शत्रु विनाशक भी कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। क्या कहा जाता था बिंदुसार को? तो बिंदुसार को अमित्र धात भी कहा जाता था। अमित्र धात का मतलब क्या होता है पता है? शत्रु विनाशक। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि अमित्र धात के नाम से किन्हें जाना जाता था, अमित्र धात के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो बिंदुसार को अमित्र धात के नाम से या शत्रु विनाशक के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो बिंदुसार को, ठीक है। चलिए बिंदुसार को, फिर बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा जाता है? बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया था? बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या वारिसर कहा गया था, ठीक है, याद रहेगा। बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया था? तो भद्रसार या वारिसर कहा गया था, ठीक है, याद रहेगा, भद्रसार या वारिसर कहा गया था। फिर जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा जाता था? तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था जैन ग्रंथ में बिंदुसार को? तो सिंह सेन के नाम से जाना जाता था। किसमें? जैन ग्रंथ में। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिंदुसार को जैन ग्रंथ में किन नाम से जाना जाता था, तो सिंह सेन के नाम से जाना जाता था। लिख देता हूं, बिंदुसार को जैन ग्रंथ में किन नामों से जाना जाता था? तो जैन ग्रंथ में सिंह सेन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रहेगा, सिंह सेन के नाम से जाना जाता था। और फिर क्या होता है? फिर बिंदुसार के शासन काल में 2 विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला कहाँ है? तो सिंधु नदी और झेलम नदी का बीच में। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में पड़ता है तक्षशिला। तक्षशिला जो है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हो गया था, ठीक है। तक्षशिला फिर 2 विद्रोह होने के बाद बिंदुसार ने वहां पे अशोक को और सुसीम को भेजा था। पहले सुसीम को भेजा गया, उसके बाद अशोक को भेजा गया, ठीक है। फिर एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने शासक एंटियोकस प्रथम से याद रहेगा, एंटियोकस प्रथम से सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की, ठीक है, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। उसके बाद बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो याद रहेगा, कभी अगर क्वेश्चन पूछे कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया था, तो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने। किसने? तारानाथ ने। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने ही बताया था बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां बिंदुसार समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी है अशोक। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में।
पार्ट 2 में हम लोग अशोक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में हम लोग अशोक के बारे में डिस्कशन करेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके फोन तक पहुंच सके। ठीक है, अच्छा लगता है हमारा पढ़ाई और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, चलिए।